हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग बात कर रहे हैं और काइनेटिक्स में हम लोग अभी तक बात कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टेड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। और यहां पर हम लोगों ने बात किया था कुछ फैक्टर्स के बारे में। नंबर 1 इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा तो उनके बीच कॉलिजन्स भी बढ़ेंगे, बिकॉज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कॉलिजन्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की दर क्रियाकारी अणुओं की टक्करों की संख्या पर निर्भर करती है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कॉलिजन्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो अगर कॉलिजन्स बढ़ेगा तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ जाएगी। इट मींस what is the favorable condition? with increase in concentration rate of chemical reaction increases। तो सांद्रता बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगले फैक्टर पर उसके बाद हमने बात किया, द सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण कॉलिजन भी बढ़ेगा और कॉलिजन बढ़ने के कारण रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस। और इसमें एक कंडीशन ये भी ध्यान रखना है, विथ इंक्रीज इन एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम के बढ़ने पर द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 2 times to 3 times। अभिक्रिया का वेग 2 गुने से 3 गुना तक बढ़ जाएगा। द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय 2 times to 3 times। ओके, और मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिकली इसको हम 2 times कंसीड करते हैं एंड दिस इज प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड फ्रॉम द नॉर्मल टेम्परेचर। और इसकी गणना सामान्य तापक्रम से की जाती है। इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम नॉर्मल टेम्परेचर। जैसे हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर है तो वहां से ये हर 10 डिग्री बढ़ने पर डबल होगा। ऐसा नहीं करेंगे कि -40 से कैलकुलेट करना शुरू कर दिया, तो ऐसा वहां पे ये चीज वैलिड नहीं रहेगी। तो दिस इज कैलकुलेटेड फ्रॉम नॉर्मल टेम्परेचर। देन हमने बात किया फिर प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट के बारे में। तो कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल। कैटलिस्ट क्रियाकारी अणुओं के संकरण ऊर्जा के मान को कम कर देता है। लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल एंड स्पीड अप द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिससे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ जाती है। यहां तक हम लोगों ने बात कर लिया था। इन एक और बात कैटलिस्ट से रिलेटेड, इन रिवर्सिबल रिएक्शन, इन रिवर्सिबल रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है मतलब जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जा रहा है, तो कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को जल्दी लाने में मदद करेगा विदाउट डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, विदाउट डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इन द रिवर्सिबल रिएक्शन कैटलिस्ट help to attain the chemical equilibrium, तो उत्प्रेरक क्या काम करता है? साम्यावस्था को लाने में मदद करता है। फास्टर इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगा केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट हेल्प टू अटेन द इक्विलिब्रियम विदाउट डिस्टर्ब द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, विदाउट डिस्टर्ब द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, और ये इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर भी कोई इफेक्ट नहीं डालता है, लेकिन इक्विलिब्रियम आने में मदद करता है। क्विकली रिएक्शन को इक्विलिब्रियम अटेन करने में हेल्प करता है। इट मींस दोनों साइड के रिएक्शन के लिए ये सेम तरीके से वर्कआउट करेगा। ठीक है, तो फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन
catalyst help to attain the chemical equilibrium faster. Okay, so this is the another factor which affected the rate of chemical reaction, or the last factor is the light. Okay, so light is one of the important factor which influence the rate of number of chemical reaction, rate of many chemical reaction, rate of number of chemical reaction, rate of number of chemical reactions, rate of number of chemical reactions, rate of number of chemical reactions depends on presence of light, depends on presence of light। बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग प्रकाश की उपस्थिति पर निर्भर करता है। रेट ऑफ नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑफ लाइट। बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग प्रकाश की उपस्थिति पर निर्भर करता है। रेट ऑफ नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइक फोटोसिंथेसिस, जैसे फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, आई विजन आंखों का देखना, आई विजन, क्लोरीनेशन, अगर केमिकल की बात करें तो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, बेंजीन एक्सेट्रा। ये 11th के हाइड्रोकार्बन में था पोर्शन, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, बेंजीन एक्सेट्रा। तो ये केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि लाइट पर डिपेंड करती है। फोटोसिंथेसिस ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। तो रेट ऑफ नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइक फोटोसिंथेसिस, आई विजन, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, बेंजीन एक्सेट्रा। इट इज known as photochemical reaction, और इसको हम कहते हैं जो लाइट के प्रेजेंस में होती हैं केमिकल रिएक्शंस, उनको कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। मतलब फोटोन आएगा और फिर केमिकल्स को आगे प्रोडक्ट में कैरी आउट करेगा। फोटोन आएगा कहां से? लाइट से। फिर वो जो केमिकल्स हैं उनको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कैरी आउट करेगा। इसलिए इन रिएक्शंस को हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो फोटोन के हेल्प से होंगे। तो रेट ऑफ नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस इज डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइक फोटोसिंथेसिस, आई विजन, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, बेंजीन एक्सेट्रा। इट इज नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शंस। और क्या बातें ध्यान रखनी है इसमें? ऑल द फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ऑल द photochemical reactions are takes place in presence of light। सभी प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं, all the photochemical reactions are takes place in presence of ultraviolet light, कहना चाहिए मुझे, takes place in presence of ultraviolet light। सभी प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में होती है। जब भी आप देखोगे कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन रहेगा तो उसके ऊपर यूवी लिखा हुआ दिखेगा, है ना, यूवी इज द मेंशन। तो ऑल द फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब ऐसा क्यों होता है? हमेशा केमिकल रिएक्शंस जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में ही क्यों होती है? ठीक है, तो ऑल द फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट because the energy of photons of ultraviolet radiation is nearly 450 किलोजूल पर मोल। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है उनके फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो लगभग 450 किलोजूल प्रति मोल के आसपास होती है, नियरली 450 किलोजूल्स पर मोल, 450
kilojoules per mole, and it is sufficient, it is sufficient for breaking chemical bond, and it is sufficient for breaking chemical bonds, sufficient for breaking chemical bonds। और ये ऊर्जा जो है वो रासायनिक बंध के वियोजन के लिए, क्योंकि जब तक बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक रिएक्शन आगे कैरी आउट नहीं होती है, ठीक है। तो रासायनिक बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स को डिकम्पोज करने के लिए, केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए ये वाली अमाउंट ऑफ एनर्जी सफिशिएंट है, ओके। तो बिकॉज एनर्जी ऑफ फोटॉन्स ऑफ यूवी रेज आर नियरली 450 किलोजूल पर मोल एंड इट इज sufficient for breaking chemical bonds, where the energy of photons of infrared radiation, अवरक्त प्रकाश कहते हैं इसको हिंदी में, where the energy of photons of infrared radiation is nearly 50 किलोजूल पर मोल, 50 किलोजूल पर मोल, ओके। जबकि इंफ्रारेड रेडिएशन जो है उनके फोटॉन्स की एनर्जी नियरली 50 किलोजूल पर मोल होती है, तो इट इज इनसफिशिएंट फॉर ब्रेकिंग बॉन्ड्स। इसलिए इंफ्रारेड रेडिएशन में कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन इज नियरली 50 किलोजूल्स पर मोल। No any photochemical reaction, no any photochemical reaction takes place, no any photochemical reaction takes place। इसलिए इंफ्रारेड रेडिएशन के प्रेजेंस में कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ओके। तो दिस इज द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड विच how to affect the light, how to affect the photochemical reactions, लाइट ने photochemical reaction को कैसे इफेक्ट किया, ये बताया मैंने आपको कि जितना भी photochemical reaction होगा सब जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में होता है। देखो जैसे एक एग्जांपल पे अगर हम बात करें, दैट इज क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। तो हाउ टू कैरी आउट द क्लोरीनेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, दो क्लोरीन एक दूसरे के साथ जो एसोसिएट है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से, बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जब अल्ट्रावायलेट रेज आएगी तब दोनों के बीच होमोलैक्टिक बॉन्ड फिशन होगा, एंड दिस होमोलैक्टिक बॉन्ड फिशन रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड फ्री रेडिकल। यहां से जो स्पीसीज बनेगी इसको हम कहेंगे क्लोराइड फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल्स कहते हैं। दीज स्पीसीज आर नोन एज फ्री रेडिकल्स। नाउ अब ये स्टेबल से कैसे हो गए? अनस्टेबल हो गए। किसने अनस्टेबल किया इसको? किसने बॉन्ड को ब्रेक करने में मदद किया? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ने, ओके। नाउ अनस्टेबल स्पीसीज आर गोइंग टू अटैक द another stable species to make it's unstable again, okay। तो another दूसरे species को भी ये क्या करेगा? अनस्टेबल कर देगा। तो now it results the formation of methyl free radical। तो क्लोराइड फ्री रेडिकल ने क्या जनरेट करा दिया? मिथाइल फ्री रेडिकल, एंड वन ऑफ द क्लोराइड फ्री रेडिकल अटैक अगेन टू बैलेंस द कंपाउंड, ओके। नाउ इट इज methyl chloride, and one by one all the hydrogen is displaced by the simultaneous 1 process, and finally this compound is converted into carbon tetrachloride। तो finally ये compound कहां पे convert हो जाएगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड में convert हो जाएगा। तो this is an example of photochemical reaction, और सभी reactions हमारे सिलेबस में है, हम उनको पढ़ने वाले हैं। अभी केवल एक एग्जांपल बताया मैंने कि लाइट ने क्या काम किया। पहले क्लोराइड के बॉन्ड को ब्रेक करके फ्री रेडिकल बनाया, है ना, और फिर उस फ्री रेडिकल ने जब अनस्टेबल हो जाएगा
ग्रुप तो वो फिर से स्टेबल होने की कोशिश करेगा, तो दूसरे रिएक्टेंट को तलाश करेगा, उसके साथ जाने की कोशिश करेगा। तो मीथेन के साथ फ्री रेडिकल धीरे धीरे मीथेन के सभी हाइड्रोजन जो हटा करके वहां से उसको कार्बन टेट्राक्लोराइड में कन्वर्ट कर लेगा। ओके, तो दिस इज अ रिएक्शन बेस्ड ऑन फोटोकेमिकल मैकेनिज्म। ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं अगले फैक्टर के बारे में। तो यहां तक हम लोगों ने बात कर लिया फैक्टर इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब टेम्परेचर के बारे में हमने बात किया था कि कोई भी रिएक्शन का रेट टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ जाता है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, तो यहां पे एक नई बात हम लोग पढ़ने वाले हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर, इस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए हमको इसको पढ़ना है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट हिंदी में इसको कहते हैं ताप प्रवणता, ताप प्रवणता। ओके, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तो क्या बात ध्यान रखेंगे, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, with increase in temperature, with increase in temperature, rate of chemical reaction and reaction constant, with increase in temperature, with increase in temperature, the rate of chemical reaction, the rate of chemical reaction, the rate of chemical reaction, rate of chemical reaction and temperature and reaction constant and rate constant. Okay, so with increase in temperature, the rate of chemical reaction and rate constant increases, rate constant भी बढ़ेगा, इसको ध्यान रखना है, rate constant increase। अब बात करते हैं definition पर। what is the definition of temperature coefficient? तो for a chemical reaction, for a chemical reaction, for a chemical reaction, एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए, for a chemical reaction, for a chemical reaction, the ratio of rate constant for a chemical reaction, the ratio of rate constant, rate, the ratio of rate constant, the ratio of rate constant with difference of ratio of rate constant with difference of 10 degree centigrade, the ratio of rate constant with difference of 10 degree centigrade is called temperature coefficient, is called temperature coefficient, is called temperature coefficient, temperature कोएफिशिएंट। ओके, तो 10 डिग्री तापक्रम का अंतर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर अगर हम 25 डिग्री लेते हैं तो क्या हो जाएगा 35 डिग्री, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रेट कांस्टेंट का रेशियो रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। मतलब 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम और 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर वेग स्थिरांकों का अनुपात, वेग स्थिरांकों का अनुपात क्या कहलाता है, ताप प्रवणता कहलाता है, ऐसा भी कह सकते हैं ना। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट इक्वल टू व्हाट, रेट कांस्टेंट एट 35 के कैपिटल T प्लस 10, ओके, बाय के स्मॉल t, मतलब कितना 25, के स्मॉल t कितना 25। तो रेट कांस्टेंट एट हाई टेम्परेचर बाय रेट कांस्टेंट एट लो टेम्परेचर। तो रेट कांस्टेंट, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा भी हम डायरेक्टली कह सकते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट के डेफिनेशन में। तो रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट at 35 degree centigrade and 25 degree centigrade, the ratio of rate constant at 35 degree centigrade and 25 degree centigrade is called temperature coefficient. Okay, तो ये तो हो गया डेफिनेशन टेम्परेचर कोएफिशिएंट का। हमारे काम की क्या चीज है उस पर बात करना है, ठीक है।
तो दिस इज के कैपिटल टी मतलब रेट कांस्टेंट एट हाई टेम्परेचर, के स्मॉल टी इक्वल टू 2 to the power डेल्टा टी बाई 10। ये फॉर्मूला हमारे काम का है, ठीक है। और इस पे जो क्वेश्चन आएगा वो हमारे काम का है। बाकी आपको टेम्परेचर कोएफिशिएंट का डेफिनेशन नहीं भी याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट? रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम और 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर वेग स्थिरांकों का अनुपात ताप प्रवणता कहलाता है। रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो नाउ हियर KT is the rate constant at higher temperature, okay। K small t rate constant at lower temperature, rate constant at lower temperature, okay। और डेल्टा T is the change in temperature, तापक्रम में परिवर्तन, change in temperature is the delta T। तो this is the valuable formula, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। सो नाउ अब इसकी बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है इसका। तो इस पे क्वेश्चंस मिलेंगे हमको करने के लिए और बहुत ही सिंपली इस फॉर्मूले से वो सॉल्व भी हो जाएंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं इस फॉर्मूले पर क्वेश्चंस के बारे में। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ द टेम्परेचर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, if the temperature of chemical reaction किसी रासायनिक अभिक्रिया के तापक्रम को, if the temperature of a chemical reaction increases from 30 degree centigrade to 80 degree centigrade, temperature of a chemical reaction increases from 30 degree centigrade to 80 degree centigrade। किसी रासायनिक अभिक्रिया के तापक्रम को 30 डिग्री से बढ़ाकर कितना कर दिया, 80 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड। हाउ मेनी टाइम्स rate of reaction increases, तो रासायनिक अभिक्रिया का तापक्रम कितने गुना बढ़ जाएगा। तो रेशो निकाल लीजिए, के कैपिटल टी बाय के स्मॉल टी इक्वल टू 2 to the power डेल्टा टी बाय 10। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी यहां पे चाहिए हमें। तो डेल्टा टी इक्वल टू फाइनल इज 80 and initial is 30, okay। तो now here the delta T equal to 50 डिग्री सेंटीग्रेड, डेल्टा T कितना आ गया 50 डिग्री, okay। तो now K कैपिटल T K स्मॉल t रेशो कितना बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स बढ़ जाएगी। तो 2 to the power 50 by 10, okay। now it is 2 to the power 5 times, तो आंसर इज 2 to the power 5 टाइम्स। तो 2 को 2 से 5 बार मल्टीप्लाई करना है, 4 बार करते तो 16, 5 बार करेंगे तो 32, 32 टाइम्स इज द आंसर, ओके। तो नाउ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इंक्रीज बाय 32 टाइम्स, अभिक्रिया का वेग 32 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फिर से एक ऐसा ही क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फॉर्मूला, ये इस फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस है। आराम से आप यहां से कितने टाइम्स रेट बढ़ रही है टेम्परेचर के चेंज पे आराम से निकाल सकते हो। इफ द टेम्परेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन increases from 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाकर
कितना कर दिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज फ्रॉम 10 डिग्री टू 100 डिग्री, 10 डिग्री से बढ़ाकर 100 डिग्री कर दिया। हाउ मेनी टाइम्स रेट इंक्रीजेस, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ मेनी टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, तो अभिक्रिया का वेग कितने गुना बढ़ जाएगा। ओके, तो नाउ द फॉर्मूला इज के कैपिटल टी बाय स्मॉल टी इक्वल टू 2 to the power डेल्टा टी। नाउ दिस टाइम 100 minus 10, तो हियर इट इज 90, तो 2 to the power 90 by 10, 90 by 10 is the 9, 2 to the power 9, तो k capital T by k small t equal to 2 to the power 9 times, and it is numerically 512, 512 गुना बढ़ जाएगी। ओके, तो नाउ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज बाय 512 टाइम्स। ओके, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कितना इंक्रीज हो गया, 512 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इस इक्वेशन का, ये इस फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन है। एक और क्वेश्चन करते हैं, वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। एट 280 केल्विन, एट 280 केल्विन, 280 केल्विन तापक्रम पर, एट 280 केल्विन द रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल reaction at 280 kelvins, the rate constant of a chemical reaction is, rate constant of a chemical reaction is 3.2 into 10 to the power minus 8. Rate constant of a chemical reaction is 3.2 into 10 to the power minus 8 mole per liter per second, mole per liter per second. Rate constant of a chemical reaction is 3.2 into 10 to the power minus 8 mole per liter per second. Then find the rate constant, then find the rate constant, find the rate constant, find the rate constant, find the rate constant at, find the rate constant at 300 kelvins. तो find the rate constant at 300 kelvin. तो what is required? Higher temperature पर rate constant निकालना है। क्या निकालना है? Higher temperature पर rate constant निकालना है। तो टेम्परेचर का डिफरेंस देख लेते हैं कितना, 280 केल्विन और 300 केल्विन। तो हियर डेल्टा टी इक्वल टू 300 माइनस 280, 300 माइनस 280, तो नाउ इट इज 20 केल्विन्स। डेल्टा टी कितना है, 20 केल्विन्स आ गया। डिफरेंस कोई फर्क नहीं पड़ता, 20 केल्विन्स। ओके, तो नाउ के कैपिटल टी बाय के स्मॉल t equal to 2 to the power delta t by 10 is the formula, and what is to be find out, k capital T निकालना है मुझे इस बार। तो ये दोनों क्रॉस मल्टीपल हो जाएंगे, k capital T equal to k small t into 2 to the power delta t by 10 is the final formula। ये आ गया आपके पास फाइनल फॉर्मूला। तो ये रेट कांस्टेंट लो टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट एट हाई टेम्परेचर निकालने के लिए भी यूज हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड फॉर्मूला। ओके, तो नाउ के कैपिटल टी इक्वल टू व्हाट, के स्मॉल टी इज गिवन 3.2 into 10 to the power minus 8 and 2 to the power delta t, 2 to the power delta t is 20 by 10, तो दिस इज 2 to the power 2, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12.8, 12.8 into 10 to the power minus 8 mole per liter per second is the answer। ओके, तो 4 12.8 into 10 to the power minus 8, 12.8 into 10 to the power minus 8। okay, minus 8 is the
-8, तो 12.8 इंटू 10⁻⁻8 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड इज द रेट कांस्टेंट एट 300 केल्विन. तो इट इज द determination of rate constant at different temperatures, low temperature, high temperature, and how many times rate increase. तो rate increase the temperature coefficient से आराम से हम इसको निकाल पाएंगे. तो ये एक फॉर्मूला जिसके बारे में हमने बात किया. अगले फैक्टर पर आते हैं, नेक्स्ट फैक्टर. तो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं. सॉरी, द नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो अगला जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब है, अगर इन जनरल देखा जाए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. किसी रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके एलिमेंट्री स्टेप में जो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी. और अगर मान लो कोई रिएक्शन बहुत सारे स्टेप्स में हो रही है तो हम मॉलिक्यूलरिटी को निकालने के लिए फिर स्लोवेस्ट स्टेप को यूज करते हैं. जितने मॉलिक्यूल्स स्लोवेस्ट स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहे हो. नॉर्मली हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जितने मॉलिक्यूल्स एट अ टाइम कॉलिजन कर रहे हैं रिएक्शन को आगे कैरी आउट करने के लिए, वो भी उसकी मॉलिक्यूलरिटी को इंडिकेट करते हैं. ठीक है. तो पहले, अब चूंकि डेफिनेशन तो आपको टेक्निकली ही लिखनी पड़ेगी, डेफिनेशन में हम ऐसा कर नहीं सकते, इन जनरल जा नहीं सकते. ठीक है. तो बात कर लेते हैं डेफिनेशन के बारे में. तो इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज. मॉलिक्यूलरिटी इट इज द नंबर ऑफ reacting species, number of reacting species undergoing simultaneous collision, simultaneous collision in elementary step of reaction, okay, it's called molecularity. तो किसी रिएक्शन के इनिशियल स्टेप में जितने पार्टिसिपेंट होंगे, जितने स्पीसीज होंगे, उसके नंबर को हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलरिटी कहेंगे. आणविकता, रासायनिक अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले क्रियाकारी अणुओं, क्रियाकारी समूहों की संख्या. रासायनिक अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले क्रियाकारी समूहों की संख्या आणविकता कहलाती है. ठीक है. तो it is the number of reacting species undergoing simultaneous collision in elementary step of chemical reaction is called its molecularity. Okay, तो ये तो उसका definition हो गया. एक बात और ध्यान रखना है, when a chemical reaction और जब कोई रासायनिक अभिक्रिया, when a chemical reaction takes place in many steps. बात वही है, डेफिनेशन वही है, उसको हम लोग और समराइज्ड और क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं. कोई नई चीज नहीं कर रहे, उसको और क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं. When a chemical reaction takes place in many steps, then its molecularity is calculated by the slowest step of the reaction. Okay, तो अगर कोई अभिक्रिया बहुत सारे स्टेप में हो रही है तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन को यूज करते हैं. और नॉर्मली जो है हम ऐसा कंसीड करते हैं कि किसी भी रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी
3 से ज्यादा नहीं होगा, है ना। प्रैक्टिकली किसी भी रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है इट इज नॉट मोर देन 3 बिकॉज एट अ टाइम मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स आर नॉट कोलाइड इन अ सिस्टम, ठीक है। एट दैट टाइम 3 या उससे ज्यादा मॉलिक्यूल का कोलिजन एक साथ पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऐसा कहते हैं कि ये 3 से ज्यादा नहीं होगी, है ना। तो पहले तो बात कर लिया हम लोगों ने डेफिनेशन के बारे में। तो इट इज नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज undergoing simultaneous collision in elementary step of the reaction। और मैंने ऐसा कहा कि एलिमेंट्री स्टेप में 3 से ज्यादा रिएक्टेंट, 3 से ज्यादा स्पीसीज एक साथ कॉलिजन शो नहीं करेगी, ऐसा कहते हैं। तो नॉर्मली जो मॉलिक्यूलरिटी है इट इज नॉट मोर देन 3, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा नहीं मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसी रिएक्शन पर आगे। तो जैसे हमने कहा आपसे H2O2 is decomposed into H2O plus O, H2O plus O। अब ये स्लो स्टफ है ना। अब O यहाँ पे कैसा हो गया, अनस्टेबल हो गया, तो O क्या करेगा, O प्लस O फास्ट कनेक्ट करके जाएगा इसी रिएक्शन में O2 में। तो हमें क्या पता चल रहा है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज 1, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज 1 because it is determined by the slowest step of the reaction। तो एलिमेंट्री स्टेप जो है, जो एलिमेंट्री स्टेप है, बाद में रिएक्शन ऐसी भी हो रही है लेकिन बट इन एलिमेंट्री स्टेप देयर इज ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एलिमेंट्री स्टेप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक ही मॉलिक्यूल है, सो इट इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, इसलिए ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। N2O5 is converted into 4NO2 plus O2। तो नाउ द मॉलिक्यूलरिटी इज 1। अभी भी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 1 है, ठीक है। CH3 COONA, CH3COH plus NaOH, both the molecules here affect the chemical reaction, है ना। दोनों मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट भी करते हैं। तो क्या बन जाएगा, CH3COONA प्लस CH3 एस्टर का हाइड्रोलिसिस है, स्पेशली ये एल्कली के थ्रू। यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, उसको सही करते हैं। और CH3 COO2H5 इथाइल एसीटेट प्लस NaOH, इथाइल एसीटेट प्लस NaOH। तो नाउ इट गिव्स इथाइल एसीटेट प्लस NaOH। तो CH3COONA प्लस C2H5OH। तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी, 2। इट इज बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, इट्स मॉलिक्यूलरिटी इज 2, ओके। मॉलिक्यूलरिटी इज 2, H2 प्लस I2 2HI। तो दोनों रिएक्टेंट्स एलिमेंट्री में हैं, एलिमेंट्री स्टेप में दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 2। मॉलिक्यूलरिटी 1 ऑफ H2 1 ऑफ I2। तो मॉलिक्यूलरिटी इज 2। हियर द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज 2, ओके। अगली बात, 2FeCl3 प्लस SnCl2 इट गिव्स SnCl4 प्लस 2FeCl2। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज 3, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल आयरन के और 1 मॉलिक्यूल स्टैनस का। तो 2Fe3 प्लस जैसा वो बैलेंस हो रही है तो वैसे ही मॉलिक्यूल्स उसके रिक्वायर्ड है, तो इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा, 3। इट इज ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, इट्स मॉलिक्यूलरिटी इज 3, है ना। अब उसके बाद क्या ध्यान रखना है, एक और बात करते हैं। जैसे मैंने कहा टर्शरी, हालांकि वो आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाले से ही समझ में आ गया होगा, है ना। लेकिन अगर ऐसी रिएक्शन है मेरे पास, दिस इज ट्राई मिथाइल 2-chloro 2-methyl propane, है ना, टर्शरी हैलाइड। तो बाय स्लो स्टेप में ये डिकम्पोज होता है, इन स्लो स्टेप डिकम्पोज इनटू द कार्बोनियम आयन। स्लो स्टेप में ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन में डिकम्पोज होता है। तो दिस इज कॉल्ड कार्बोनियम आयन, टर्शरी कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन बोलते हैं इसको हम। इट इज नोन एज कार्बोनियम आयंस, ओके। एंड now the carbonium ions are unstable, the carbonium ions are highly unstable,
and this carbonium ions intermediately react with the another nucleophile KOH from aqueous solution of KOH, and this is the fast step. ये फास्ट स्टेप है क्योंकि अनस्टेबल से स्टेबल पे जाएगा तो रिएक्शन फास्ट होगी. ओके, तो नाउ इट टर्न्स टू द प्रोडक्ट. अब ये प्रोडक्ट में टर्न हो गया, इसने बनाया 2-methyl 2-propanol इज द प्रोडक्ट, बट दिस इज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. ये कैसा रिएक्शन है? ये यूनिमोलिकुलर है क्योंकि स्लो स्टेप में देयर इज ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ हैलाइड इन द स्लो स्टेप. स्लो स्टेप में केवल एक हैलाइड का मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी? लास्ट की 1. द मॉलिक्युलरिटी ऑफ द हैलाइड टू अल्कोहल फॉर्मेशन, टर्शरी अल्काइल हैलाइड टू tertiary alcohol formation is 1. Okay, because in the elementary step there is only one molecules or one species. तो elementary step में प्रारंभिक पद में जितने समूह क्रिया में भाग लेंगे उसको हम क्या कहते हैं? molecularity of the reaction. It is called molecularity of the reaction. अब उसके बाद हम बात करेंगे order of reactions के बारे में. तो अगला जो डेफिनेशन आएगा हमारा वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि. तो मॉलिक्युलरिटी इज क्लियर. नंबर ऑफ स्पीसीज टेक्स पार्ट इन एलिमेंट्री स्टेप. नंबर ऑफ स्पीसीज टेक्स पार्ट इन एलिमेंट्री स्टेप इज द मॉलिक्युलरिटी. व्हेन रिएक्शन carried out or takes place in the many steps, then it is calculated by the slowest step of the reaction. Okay, तो ये बात की हमने मॉलिक्युलरिटी के बारे में. अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में. इट इज सम ऑफ पावर ऑफ concentration of reactants. Sum of power of concentration of reactants. Sum of power of concentration of reactants. क्रिया कारकों के सांद्रताओं के घातों का योग. Sum of power of concentration of reactants on which the rate of reaction actually depends. On which the rate of reaction on which the rate of reaction actually depend. अब ये एक्चुअली डिपेंड की बात आई तो ये एक प्रैक्टिकल वैल्यू की बात हो गई है ना. अब आप किसी भी रिएक्शन को जनरली देख करके ये नहीं बोल सकते कि इसका ऑर्डर ऐसा होगा, आपको याद रखनी पड़ेगी सारे ऑर्डर्स की रिएक्शन. ठीक है, तो इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स on which the rate of reaction actually depends. तो क्रियाकारकों के सांद्रताओं के घातों का योग, क्रियाकारकों के सांद्रताओं के घातों का योग जिन पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग वास्तविक रूप से निर्भर करता है, जिन पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग वास्तविक रूप से निर्भर करता है, उसे कहते हैं अभिक्रिया की कोटि. It's called order of reaction. It's called order of reaction. Order of reaction. It's called order of reaction. Okay? तो क्रियाकारकों के सांद्रताओं के घातों का योग जिस पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग वास्तविक रूप में निर्भर करता है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं. चेंज इन इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स. The sum of power of concentration of reactants on which the rate of reaction is actually depends is called order of reaction. तो उसे हम कहते हैं order of reaction. ठीक है, मतलब जैसे अभी तक हमने रिएक्शन देखा, जैसे इथाइल एसीटेट प्लस वाटर, इथाइल एसीटेट प्लस NaOH. तो इस टाइप की जो रिएक्शंस हैं इनको आप जनरलाइज्ड फॉर्म में देख करके ये नहीं बता सकते कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है. लेकिन अगर मैथमेटिकली हम बात करते हैं, इफ A प्लस B प्लस C इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखता हूं A प्लस B प्लस C इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड हियर द रेट इक्वल टू K
a to the power 1/2, b to the power 1/3, c to the power 1/4। अगर रिएक्शन को मैंने मैथमेटिकल ऑर्डर में लिख दिया है, a to the power 1/2, b to the power 1/3, c to the power 1/4, फाइंड ऑर्डर। अब मैंने क्वेश्चन को आगे पुट किया, फाइंड ऑर्डर। तो ऑर्डर यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, सम ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशंस, इट इज सम ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशंस। मतलब जो पावर्स हैं उनको क्या करना है, सम कर लेना है। लेकिन ये केवल मैथमेटिकल एस्पेक्ट में ही सही होगा, प्रैक्टिकली हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो एक प्रैक्टिकल वैल्यू है। ठीक, तो अब यहां पे जो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर कैसा हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। ठीक है, तो पूरा एलसीएम ले लें, कितना 12, जिससे सब डिवाइड हो जाएंगे, तो आ जाएगा 6 प्लस ये आ जाएगा 4 प्लस ये आ जाएगा 3, तो कितना आ गया 10 13 13/12 ऑर्डर इज द आंसर। 13/12 ऑर्डर इज द आंसर। तो मैथमेटिकली इसको इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के बारे में उसके ऑर्डर्स हमें याद करने पड़ेंगे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है तो याद करना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके कमांडोज, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और उसके बाद डिफरेंट ऑर्डर्स के डेरिवेशन पर बात करेंगे, और इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, उस पर बेस्ड क्वेश्चन पर हमें कंसंट्रेशन करना है, क्योंकि उस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एंड इट इज ऑल्सो द रेडियो एक्टिविटी, तो इट कवर योर फिजिक्स पोर्शन ऑल्सो, द क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स पोर्शन ऑल्सो। ओके, थैंक यू।